नमस्कार दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत है वो अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हमने जैसे कि प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, धुआंधार प्रैक्टिस, तो उसी के अंतर्गत मैं अगले लेक्चर को लेकर के आया हूं, अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूं आपके साथ। और दोस्तों, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अपने दोस्तों को भी, जो आपके दोस्त हैं, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें दोस्तों। और अगर आप लोग नए व्यूवर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इसको सेंड करें। उसके जस्ट पहले हम कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां देखेंगे। उन पंक्तियों के माध्यम से फिर आगे हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे पंक्तियों में कहा गया, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं दोस्तों। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं दोस्तों। कहने का इन पंक्तियों का सीधा सा सेंस ये है कि परिंदे ये नहीं बताते कि नहीं हमें कहाँ जाना है, मंजिल तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उनमें उड़ने की जो ताकत है, उनमें जो पर हैं, उसी तरह से जो व्यक्ति गंभीर होता है या गंभीरता से अपनी तैयारी करता है तो वो मुख से बोल करके नहीं बल्कि अपने कलम की ताकत से लोगों को जवाब देता है दोस्तों। और वो आप सभी लोगों में काबिलियत है, आप लोग इस चीज को करके दिखा सकते हैं, दिखाते भी हैं, ये मुझे मेरा विश्वास बोल रहा है दोस्तों। और देखिए, यही कहा गया, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये आप में हुनर है, अपने हुनर को पहचानो और आगे बढ़ करके चीजों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि चैलेंज ही जीवन का ओरिजिनल मकसद होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को ये पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डालें, और इसके बाद मैं देखता हूं कि क्या आप आंसर देते हैं। देखिएगा, इसका आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा थर्ड, सी नंबर, जिसको हम बोलते हैं वलित पर्वत दोस्तों। अब देखिएगा, वलित पर्वत का मतलब ये है कि जो अभी नए वलित पर्वत बने हैं, बिल्कुल नए बने हैं, और खासकर जो ये वलित पर्वत बने हैं, ये दो प्लेटों के आपस में संचलन या सम्मुख संचलन के कारण बने हैं, जिनको हम कहते हैं, क्या कौन से प्लेटें कहते हैं? जिन्हें हम अभिसारी प्लेट कहते हैं। क्या नाम देते हैं जिनको हम अभिसारी प्लेट कहते हैं? क्या नाम देते हैं? अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिसारी प्लेटें होते हैं जो एक दूसरे के सम्मुख चलते हैं, और सम्मुख चलने के उपरांत इनके दोनों के बीच में फोल्डिंग आता है। इन्हें फोल्डिंग माउंटेन भी कहा जाता है। ये वलित पर्वत होते हैं। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत वह पर्वत होते हैं जो पृथ्वी के जन्म के बाद, जिनका जन्म हुआ हो, जैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, उसके बाद प्रथम उच्चावच के रूप में महासागर, महाद्वीप, और सेकंड उच्चावच के रूप में पर्वत, पठार, ये आए। तो आप लोग देखेंगे जो सेकंड उच्चावच के रूप में आए वहां उस समय के पर्वत, उन्हीं पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। या अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो अब ग्रोथ ना कर करके उनमें अपर्दन शुरू हो चुका है, अपर्दित हो चुके हैं, उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे भारत का अरावली है, कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जैसे भारत की। ठीक है, आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का जो जन्म हुआ था 55 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 55 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आप लोगों को पता है अरावली का जो विस्तार है, अरावली का विस्तार पालनपुर से लेकर के कहां तक है? पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक है इसका पूरा विस्तार। अच्छा, वृषोत पर्वत क्या होते हैं?
ये फाल्ट जब आता है पृथ्वी में भ्रंश बनते हैं, या कह सकते हैं ये अपसारी प्लेट के उदाहरण होते हैं, या एक क्या होता है ना, प्लेटों के बीच टेंशन होता है, तो ये जब दूर हटते हैं, दूर हटने के बाद बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे ये कोई एक लैंड है, ये कोई एक क्षेत्र है, इसमें आंतरिक फोर्स जो कार्य का एंडोजेनेटिक जो फोर्स कार्य कर रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण देखिए एंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है दो तरीके से काम करता है, या तो हॉरिजॉन्टल करता है, या तो वो वर्टिकल करता है, या तो ऊर्ध्वाधर करता है, या तो क्षैतिज करता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे यहां पर ये फोर्स लगा रहा है, या तो इनमें क्या होता है, टेंशन यहां से टूटते हैं, यह भाग ऊपर को उठ जाता है। जब ये उठ जाता है तो ये दोनों साइड क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो यह वृंशोत पर्वत कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है, जो बाह्य बल होता है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां से कोई फोर्स काम कर रहा है ऐसे, तो ये क्षेत्र जो होते हैं वो नीचे को धंस जाते हैं। या तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पर कोई फोर्स काम किया तो ये नीचे को धंस जाता है। ये क्या हो जाता है, नीचे को धंस जाते हैं, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर कुछ आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है। दोस्तों देखिएगा आप लोग, इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ऐसे जो ये स्ट्रक्चर आता है कुछ इस तरीके का आ जाता है, मतलब ये भाग खाली हो जाता है, नीचे आ जाता है, ये दोनों भाग ऊपर उठे रह जाते हैं। इन्हीं को हम वृंशोत पर्वत कहते हैं। वृंशोत पर्वत का जो सबसे बेस्ट उदाहरण आपको देखने को मिलता है तो वासजेस पर्वत है फ्रांस में। वासजेस पर्वत कहाँ है, वासजेस पर्वत है कहाँ पर, फ्रांस में। कहाँ है, फ्रांस में, है ना। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी के अंदर। कहाँ पर है भैया दोस्तों, कहाँ है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट, जैसे भारत में आपका सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी है, ये भी क्या है, वृंशोत पर्वत है, ये भी वृंशोत पर्वत है, ठीक है दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी भी वृंशोत पर्वत है। आगे देखते हैं, वृंशोत पर्वत हो गया विशिष्ट। अब ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। अब जैसे किसी भी स्थान से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इससे लावा जब बाहर निकलता है, लावा क्या होता है, लावा यहां से आकर के बाहर को निकलता है। जब यहां से आकर के लावा बाहर निकलता है दोस्तों, तो लावा में उपस्थित जो सिलिका की मात्रा होती है वही डिसाइड करती है कि पर्वत बनेगा कि पठार बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहां पर अगर 65% से अधिक अगर सिलिका की मात्रा है तो यह निश्चित रूप से आपका पर्वत का निर्माण करेगा। और क्योंकि इसकी जो सांद्रता होती है वो अधिक हो जाती है, किसकी, सिलिका की। इस वजह से जो ये पर्वत का निर्माण होगा, कैसा निर्माण होगा, ये होगा आपका ज्वालामुखी पर्वत का। और अगर इसकी मात्रा कम होती है तो यह कैसा हो जाता है, इसमें मतलब ये जो विलयन होता है ये थोड़ा गाढ़ा ना होकर के क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है, जिससे यह पठार का निर्माण करता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, यह सिलिका पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, क्लियर है ना ये बिल्कुल क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स पे थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं अगला, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं। यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं। ऑप्शन है नवीन वलित पर्वत, जटिल वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत या सरल वलित पर्वत। चारों ऑप्शन आप ठीक से गौर करिएगा, देखिएगा। अब इसके बाद इसका जो आंसर होगा, मैं आंसर के पे आऊंगा। जो इसका आंसर है दोस्तों वो क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। और इसी के समय का जो यूराल पर्वत है, इसी के समय का जो पर्वत और है वो अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। कहाँ है, यूएसए के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, यूएसए के अंदर है। और जो नवीन वलित पर्वत होते हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे एंडीज पर्वत है, राकी पर्वत है, हिमालय पर्वत है और आल्पस पर्वत है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, नवीन वलित पर्वत होते हैं। कैसे पर्वत होते हैं, नवीन वलित पर्वत होते हैं। क्या समझ में आ रही है चीजें,
बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है ये, समझ लीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा। अच्छा, जटिल पर्वत क्या होते हैं? जटिल पर्वत, वलित पर्वत का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है आपको भ्रंश पर्वत के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके अंदर आपको ज्वालामुखी पर्वत के भी उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके अंदर वलित पर्वत के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? ये हो जाता है जटिल पर्वत। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत स्थित है। किलिमंजारो पर्वत कहां स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहां स्थित है? केन्या के अंदर स्थित है, मोजाम्बिक के अंदर स्थित है, सोमालिया के अंदर स्थित है, या तंजानिया के अंदर स्थित है? तो बताइएगा इसका आंसर, बिल्कुल बताइएगा। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा तंजानिया। कौन सा नंबर? डी नंबर होगा इसका आंसर। तंजानिया में है किलिमंजारो पर्वत। कौन सा? किलिमंजारो पर्वत कहां है? तंजानिया में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? सबसे ऊंचा पर्वत है कहां पर ये है आपका तंजानिया के अंदर। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है 9895 मीटर। 5895 मीटर है इसकी ऊंचाई किलिमंजारो की। अच्छा, मोजाम्बिक क्या है? देखिए, मोजाम्बिक अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में दक्षिण में स्थित एक देश है। दक्षिण में स्थित एक देश है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर मैं मैपिंग करूं, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको थोड़ा मैपिंग करूं अगर, तो देखिएगा, मैपिंग करता हूं इसका मैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये क्या हो जाता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक ना। जैसे ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल हो गया, तो यहां पर अवस्थित है आपका, यहां पर अवस्थित है मोजाम्बिक है, ठीक है। और यहां पर अवस्थित है मेडागास्कर। क्या अवस्थित है? मेडागास्कर अवस्थित है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच एक सकरा जल क्षेत्र है। ये सकरा जल क्षेत्र है, ये वाला, इसी को बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं इसको? मोजाम्बिक चैनल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए, सोमालिया की बात करते हैं, तो यहां पर सोमालिया है। सोमालिया के डाकू बहुत फेमस हैं। डाकू दोस्तों बहुत फेमस है सोमालिया के। सोमालिया के डाकू लूटपाट करने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद केन्या में माउंट केन्या पर्वत पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? माउंट केन्या पाया जाता है केन्या में, ठीक। ये रहे आपके चारों ऑप्शन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिए। इसके बाद अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि पर डे इसी तरह क्वेश्चन सीरीज आएगी। अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको जैसे हमारे द्वारा कोई लेटेस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आप लोग। इसके पहले भी मैंने बताया था, कौन सा इसमें वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, ये देखना है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे एंडीज है, आल्पस है, ब्लैक फॉरेस्ट है और हिमालय। तो मैंने आपसे बताया कि एंडीज, आल्पस, हिमालय ये तो वलित पर्वत हैं। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट आपका क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट आपका ये भ्रंशोत पर्वत है। क्या है? भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है रूर नदी। क्या बोला जाता है उसको? रूर नदी। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप जरूर करिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। पोल्डर मैदान कहां पाए जाते हैं? शायद आपके लिए नया क्वेश्चन हो, देख लीजिएगा, ठीक से देखिएगा इसको। पोल्डर मैदान कहां पाए जाते हैं दोस्तों? मैं अभी आपको पूरा इसको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं, पोल्डर मैदान कहां पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है नीदरलैंड, श्रीलंका, अंटार्कटिका, गंगा के मैदानी भाग। तो देखिएगा पोल्डर भूमि कहां पाए जाते हैं? आंसर है आपका पहला, कौन सा? पहला, छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कहां, नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। क्या नाम है इसका? हॉलैंड भी इसका दूसरा नाम है। और नीदरलैंड, जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह भी पाए जाते हैं। एक का नाम है एम्स्टर्डम और एक का नाम है रॉटरडम। क्या नाम है? रॉटरडम। दरअसल क्या है, जो एम्स्टर्डम और रॉटरडम है, ये दोनों राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। कहां पर स्थित है? राइन नदी के मुहाने पे। और किस सागर में है? उत्तरी सागर में है दोस्तों। कहां है? उत्तरी सागर में है। बिल्कुल छाप लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको छाप लो दोस्तों, ठीक है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम अंतर प्रवाह वाली नदी है, अंतः प्रवाह वाली सबसे व्यस्ततम नदी है, ठीक है। अब देखिएगा नीदरलैंड में पोल्डर भूमि की जो हमने बात किया, दरअसल नीदरलैंड के पास भूमि की कमी है। नीदरलैंड के पास भूमि का क्या है? अभाव है दोस्तों। तो देखिएगा ये क्या करते हैं कि जैसे ये नीदरलैंड का तट है, ये क्या है? नीदरलैंड का तट है, ये नीदरलैंड का तट है। यहां पर ये पूरा उत्तरी सागर भरा हुआ है। क्या है? ये उत्तरी सागर भरा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, नीदरलैंड के लोग क्या करते हैं कि यहां पर बड़े बड़े टीन के जो है ना, इस तरह से चादरें लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? चादरें लगा देते हैं। और पंचक्की के माध्यम से जो इधर का जल है, समुद्र का जो इधर का जल है, इसको इस साइड पे फिर फेंक देते हैं, इधर इसको फेंक देते हैं। तो यहां पर ये दलदली भूमि निकल आती है। क्या निकल आती है? दलदली भूमि यहां पर निकल आती है। इसी दलदली भूमि को ही दोस्तों पोल्डर भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल्डर भूमि। अगर क्वेश्चन बहुत समझ में आ रहा हो, बेहतर लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया गया। फिर से एक बार आपको बता दूं, पोल्डर भूमि वह भूमि होती है जो समुद्र से प्राप्त की जाती है। भाई नीदरलैंड के अंदर बहुत ही कम भूमि पाई जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, तटबंधों के पास, समुद्र के तटों में बहुत लंबी लंबी टीनों की चादरों को लगा करके, और जो समुद्र का पानी स्थल की ओर होता है उसको पंचक्की के माध्यम से समुद्र में डाल के और दलदली भूमि प्राप्त करते हैं। कुछ दिन के बाद सूखने के बाद वह इनके यूज में आ जाती है। इसी को पोल्डर भूमि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अंटार्कटिका को तो आप लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है क्या? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। गंगा के मैदानी भाग में आपको ज्यादातर जो भूमि मिलेगी वो बांगर और खादर प्रकार की मिलती है। कैसी मिलती है? बांगर और खादर प्रकार की भूमि देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से अलग है? अब देखिए, पंपास घास का मैदान है, डाउन्स घास का मैदान है, बेल्ट घास का मैदान है, लानोज घास का मैदान है। तो आप लोगों को पता होगा जो पंपास घास का मैदान है ये कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। बेल्ट घास का मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलता है। और जो लानोज घास का मैदान है ये वेनेजुएला के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? ये कहां मिलता है? वेनेजुएला, ठीक है। अब देखो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि ये तो तीनों शीत कटिबंध के हैं, शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंध
और जो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है ना, तो यह जो है कैसा पाया जाता है, यह उष्ण कटिबंध का घास का मैदान है, उष्ण कटिबंध का है। किसमें का है, उष्ण कटिबंध का। यही इनके दो सभी के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, लंबी नदी है, छोटी नदी है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये? सबसे लंबी नदी है। देखिएगा, जो नील नदी है, नील नदी का उद्गम कहां से होता है? नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, और ये कहां पर जाती है? जाती है भूमध्य सागर में गिरती है। अब नील नदी के में ही आपको देखने को मिलेगा आस्वान बांध। क्या देखने को मिलेगा? आस्वान बांध नील नदी पर है। उसी के पीछे नासिर झील, कृत्रिम झील नासिर झील स्थित है। दोस्तों छाप लो इसको, बिल्कुल छाप लो दोस्तों। और ये जाकर के यहां पर गिरती है, कहां? भूमध्य सागर के अंदर। यहीं पर आपका मिलेगा, आपको क्या यहां पर मिलता है? आपको स्वेज नहर। क्या मिलता है? स्वेज नहर मिलता है। आप लोगों को पता होगा 69 में ये प्रारंभ हुआ स्वेज नहर। आप देखिएगा, स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर को किससे जोड़ा गया? भूमध्य सागर से जोड़ा गया दोस्तों। क्लियर है। और उद्गम कहां से होता है इस नील नदी का? होता है विक्टोरिया झील से। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से होता है दोस्तों। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। अगर क्लियर है, मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो, मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दे जा रहे हैं अगर बेहतर लग रही है, तो थम्स अप करना ना भूलिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करिए, और अगर आप भी नए व्यूअर हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अगले देखते हैं। पूछा गया सबसे चौड़ी नदी। सबसे चौड़ी नदी जो है वो है अमेजन। कौन है दोस्तों? अमेजन नदी सब विश्व की सबसे ज्यादा जल ग्रहण वाली नदी है, सबसे ज्यादा चौड़ी नदी है। और इसके बाद देखिएगा छोटी नदी, लंबी नदी। तो आप लोग इसको देखिए, अमेजन हो गया। नेक्स्ट, अमेजन आप जानते हैं कि कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के अंदर। कहां पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के अंदर ये नदी पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिएगा ध्यान से इसको। नाइजर नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, कांगो नदी, डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है दोस्तों डेन्यूब नदी। आप लोग देखेंगे, ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण। ठीक है ना दोस्तों? तो जो कांगो नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, कांगो नदी तो इसको 2 बार डिवाइड कर दिया कांगो नदी ने। इसी तरह से माही नदी भी 2 बार डिवाइड करते हैं। किसको? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। और यहीं पे बता देता हूं, लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी ये जो है मकर रेखा को 2 बार डिवाइड करती है दोस्तों। और देखिएगा आगे मैं बात करता हूं नाइजर नदी को। तो नाइजर नदी जो है, जिसको हम पॉम ऑयल नदी कहते हैं, क्या बोलते हैं? पॉम, इसको बोलते हैं पॉम ऑयल रिवर। ठीक है, पॉम ऑयल रिवर कहते हैं। ये नाइजीरिया में प्रवाहित होती है, नाइजीरिया में। और कह सकते हैं ये नाइजीरिया के सबसे बड़ी नदी है। नाइजीरिया की ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी के बाद, ध्यान दीजिएगा, वोल्गा नदी के बाद, नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
नदी है। ठीक है, वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और आगे देखिएगा इसी के विषय में, डेन्यूब जो है यूरोप के चार देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। कितने देशों की? 4 देशों की। जैसे वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड। ये 4 राजधानियों से होकर गुजरती है कौन? डेन्यूब नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज, शवाना, पंपास, स्टेपीज। बताइएगा दोस्तों किस नाम से इसको पुकारते हैं? तो जो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है इसे विश्व की टोकरी कहते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं, रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरी घास के मैदान को। ये कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। कहां है? उत्तरी अमेरिका। आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका में है। कहां है? उत्तरी अमेरिका। बहुत अच्छा। अब देखो शवाना घास का मैदान जो है, शवाना घास के मैदान को हाथी घास का मैदान भी कहते हैं, हाथी घास का मैदान। ठीक है दोस्तों, बहुत ऊंची ऊंची घासें होती हैं ये कहां मिलते हैं? हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। कहां पर? अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। पंपास घास का मैदान है, अर्जेंटीना के अंदर है दोस्तों। कहां है? अर्जेंटीना के अंदर है। स्टेपी घास का मैदान आपको कहां देखने को मिलता है? ये मध्य एशिया में देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा स्टेपी घास का मैदान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताओ। अब बताओ चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताओ। अब देखिएगा ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका दोस्तों। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल होता है। कौन सा होता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल। क्यों होता है? देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल। कौन सा है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है। तो देखिए इसके बीचों बीच से लगभग आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। इसके इस ऊपरी भाग से लगभग कर्क रेखा जाती है, इसके इस भाग से लगभग मकर रेखा जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया 2 गोलार्धों में ऑलरेडी। भाई इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। भाई 0 डिग्री के ऊपर ये है उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। आप देखते हैं ये तो 0 डिग्री यहां से गया और जो 0 डिग्री देशांतर है वो ऐसे होके गुजरता है। यहां से 0 डिग्री जो देशांतर है वो ऐसे होके गुजरता है। गिनी की खाड़ी, कहां से? गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं ये। अब जो 0 डिग्री देशांतर है, मतलब कहने का ये इसके इस साइड का भाग पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। क्या कहलाता है ये हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, क्लियर हो गया आपका आंसर। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जहां से दोनों मतलब रेखाएं एक दूसरे को डिवाइड करते हैं 0 डिग्री, और यही महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्धों में विस्तृत है दोस्तों। क्या क्लियर हुआ आपका आंसर? अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप करिएगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आया है,
बेहतर लगा है तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और इसके बाद जो है आप लोग इसको लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों इसको, और एक क्रांति लाइए, रेवोल्यूशन लाइए दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो मैं भी मेहनत करूंगा, मेरे अंदर भी जुनून जागेगा मेहनत करने का दोस्तों, और जितना हो सकेगा उतना मेहनत करूंगा आपके लिए। आप केवल बस स्टडी करते रहिए लग करके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए क्वेश्चनों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।